हेलो एवरीवन, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं? चलो, कल कुछ काम था जिस कारण से कल हम शूट नहीं कर पाए, आपको हम पढ़ा नहीं पाए। आज करते हैं आगे काम, ठीक है? चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? थोड़ा सा रिकैप करते जल्दी से। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में मैंने आपको पहले कहानियां बताई और कहानियों के माध्यम से, कहानियों के जरिए मैंने आपको बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना? जो न्यूटन जी ने एनालाइज करके ये बताया था, ठीक है? और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? इसके बाद दो क्वेश्चंस आया था मेरे पास कि अगर ऐसा है तो फिर जो अर्थ है और मून है उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है ना? वो लोग आपस में क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं? और दूसरा क्या था कि सेव जो है वो नीचे गिरता है ना? तो सेव ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? इसमें क्वेश्चन था कि अर्थ ही सेव को अट्रैक्ट करता है, तो क्या सेव भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? ये सारी बातें हम लोग कॉन्सेप्ट, इन सारी बातों के जो कॉन्सेप्ट थे, इन कहानियों के, इन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझा। तो आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं बिट्टू। चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहानी को उसी तरह आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, न्यूटन जी की एक बात याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगेगा, बराबर ना? दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा बेटा? एक फोर्स अप्लाई होगा और उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक? अब उस फोर्स के बारे में क्या खास बात है? मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है? ये इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स अप्लाई होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, ठीक है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स की कुछ खास बातें हैं। उस फोर्स की कुछ खास बातें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली खास बात बेटा, नंबर 1, कि वो जो फोर्स होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास का, m1 इंटू m2। ध्यान से, क्या बोल रहे हैं हम? वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रही है? यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 का। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, होगा कि नहीं होगा? और इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के अलग अलग मास है कि नहीं? तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? m1 इंटू m2 का। दोनों मास का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? याद कीजिए मेरा पिछला क्लास, मैंने बताया था ना आपको, क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है ना? क्योंकि क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी खास बात कि F जो होगा, जो फोर्स होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान से बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? उसके डिस्टेंस का। यानी ये जो दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम r लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का बीच का क्या बेटा? डिस्टेंस अगर हम r लेते हैं, r, तो F जो होगा, जो फोर्स होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका बेटा? दोनों ऑब्जेक्ट का, मतलब डिस्टेंस का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। नहीं समझ में आ रही है बात? पक्का? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, हां कि ना? तो फोर्स जो लगेगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स अप्लाई होगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? m1 इंटू m2 का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? 1/r², मतलब डिस्टेंस का। क्लियर है कि नहीं बेटा? एकदम क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना है तो लिख लो बेटो।
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम क्या बोले कि एफ जो है फोर्स जो अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, m1 इंटू m2 का। दूसरा कंडीशन में फोर्स जो अप्लाई होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिस्टेंस का। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा एफ m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ कि ना, एफ m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और इक्वलिटी का साइन लाएंगे, यानी अगर हम ऐसे लिखेंगे कि कौन सा साइन हटा रहे हैं, प्रोपोर्शनल का हटा रहे हैं, इक्वलिटी का साइन ला रहे हैं, तो जब भी हम ऐसा करेंगे बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। यहां पर कौन बैठने वाला है, जी, कैपिटल जी हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 आएगा ना, पक्का आएगा ना। तो अब देखो जी का वैल्यू, अगर हमको जी का वैल्यू निकालना हो बेटा कहां लिख दें, अगर आपको दिखाई दे ठीक ठाक यहां पे लिख दें, जी का वैल्यू अगर निकला हो तो क्या लिखेंगे हम, m1 इंटू नहीं एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। पक्का बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। ये जो आया, ये जो वैल्यू आया, ये जो आपने पढ़ा, इसको बोलते हैं इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों में से कुछ भी आप बोल लो। इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल लीजिए या फिर इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो क्या समझिए अभी तक हम लोग, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है या इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, एक बार फिर से समझे। चलो समझते हैं। ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं और हम आपको समझा चुके हैं क्या, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वो जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स पे दो कंडीशन है, एक है इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा 2। अब ये फोर्स है क्या, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना, मासेस का। और ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिस्टेंस का, दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। तो अगर एक ऑब्जेक्ट हम m1 लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा पास m2 है, मतलब इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वलिटी का साइन लाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और G क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट बोलने का मतलब ये चेंज नहीं होगा, क्लियर है। तो यहां से हमको क्या मिलने वाला है, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, कैलकुलेशन नॉर्मल, और कैपिटल G इज इक्वल टू आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो ये जो आया कैपिटल G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा ये है इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अब थोड़ा इसका यूनिट पर देखते हैं, चलो इसको इरेज कर दें हम, ठीक है। अगर लिखना होगा तो पॉज करके लिख लीजिएगा। बेटा एक्चुअली क्या है ना कि ये फिजिक्स है ना, फिजिक्स को समझाने में थोड़ा समय लगता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम समय में आपको हम समझा पाएं, क्योंकि मेरे पास वैसी तकनीकी सुविधा नहीं है, हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आपको 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक पढ़ा पाएँ। अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम आपको बहुत डिटेल्स में, बहुत आराम से, बहुत कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझा दें। अभी तो सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। मेरी नॉलेज अगर आपको 5% भी काम कर जाए, मेरे बताए, अगर हम आपको समझा रहे हो, अगर आपको 10% भी मदद कर दे,
तो बेटा हम समझेंगे कि मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ है ना। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, चलो तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, हमारे पास क्या आया, हमारे पास था कैपिटल G इज इक्वल टू, बोल दो ना बेटा, बोल दो, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, यही था ना। अब देखो ये F क्या है, तो ये फोर्स है, क्या है बेटा, फोर्स है। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, यानी ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अपॉन में आ जाइए, ये मासेस है और मासेस का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, यानी ये हो जाएगा केजी स्क्वायर। यानी हमारे पास ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ कि ना, पक्का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी, पॉज करके लिख लेना बिट्टू। चलो ठीक है, तो अभी तक हम जो आपको समझाएं उसमें अगर कहीं पर डाउट हो, कोई टर्म अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।